को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना। और स्टील बिजनेस मुश्किल बिजनेस था और ये सबका मानना था हमारे ग्रुप में भी और बाहर में लोगों से बात की कि ये फैक्ट्री ये बच नहीं सकती, ये सरवाइव नहीं करेगी। जब तक चलती है चलो, इसकी वैल्यू वही है जो ज़मीन की वैल्यू है, इसको इसमें और पैसे ना लगाओ। ਦੁਨੀਆ ਅਕਸਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਧਾਤਾਂ ਖੌਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰਖ ਲਾਲ ਲੋਹਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਮਿਸਟਰ ਸਚਿਤ ਜੈਨ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਮੂਰਤ ਵੀ। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का औरों के काम आना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਪੱਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੱਠੀਆਂ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਚਿੰਗਾੜੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਹਾ। ਸਚਿਤ ਜੈਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੀ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 3D ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਟੀ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਤੇ ਡੇਂਜਰਸ। ਸਚਿਤ ਜੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਤਾਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੀਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ। एक किसी वर्कर ने बताया कि उसके फादर किसी कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय थे, 3 साल पहले डेथ हो चुकी है और अभी तक उसको डेथ के जो भी चीज़ें हैं उसके फादर की मिली नहीं है। मैंने उसी टाइम कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, मैं कहा हफ्ते के अंदर इसके ड्यूज सारे दो, नहीं तो हम दे देंगे और तुम्हारे से काट लेंगे। 10 दिन में इसके ड्यूज क्लियर हो गए। 3 साल से लटका हुआ था। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन रिवाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। एक दिन मैं बैठा सोच रहा था जब मैं VSS का MD बन चुका था जी, मैं कहा आज मेरी कंपनी 500 करोड़ की है, कल को 5000 करोड़ की हो जाएगी जी, परसों 50,000 करोड़ की हो जाएगी, क्या फर्क है। मैंने पहने वही जीन्स है, वही टी-शर्ट है, यस, वही सिंपल खाना है, दोस्त मेरे वही हैं जो कॉलेज के दोस्त थे, तो वो कुछ बदलना नहीं है। ਇਸੇ ਜੁੜਾਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਇਆ COVID-19। ਇਹ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਰਧਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਸਚਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਛਾਇਆ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
तो कोरोना में फॉर एग्जांपल हमने एस्टीमेट लगाया था 95 करोड़ का लॉस का एस्टीमेट किया था। सारी कंपनियां लोगों को बाहर करी थी। मैंने कहा एक तो बाहर किसी को नहीं करना। फिर लोग सैलरीज काट रहे थे, मैंने कहा सैलरीज भी नहीं काटेंगे। मैंने कहा हम लोगों की तो लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ी में जाते हैं, कोई BMW में जा रहा है, कोई मर्सिडीज़ में जा रहा है, बड़े बड़े घर हैं, EMI की चिंता नहीं हमारे को। इन एम्प्लॉयज़ की तो किसी को EMI, किसी स्कूल ने फ़ीस तो नहीं काटी, तो सब उनकी EMI तो जा रही, आप उनकी इनकम काट लोगे। आई थिंक वी वर वन ऑफ द ओनली कंपनीज इन पंजाब, मे बी नॉर्थ इंडिया, जिन्होंने काटी नहीं। वी वर द ओनली कंपनी, सारे वर्कर्स थे जिनके वी हैड रिकॉर्ड प्रॉफिट्स दैट ईयर। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਰੂਹ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਦਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਚਿਨ ਜੈਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। सचिन जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सलीका में। थैंक यू सो मच। एक ना बड़ा खूबसूरत शेर है साहिर लुधियानवी का। लुधियाना में हम बैठे हैं तो वो लिखते हैं कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन रिवाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ जीने से मौत है सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे आज आप हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की उमंग होती है एक अंदर कि हम मतलब इस लेवल पे पहुँचे, पर ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बहुत कुछ है। सी अल्टीमेटली हर एक आदमी को सोचना होता है, हर एक इंसान को सोचना होता है कि ज़िंदगी में उसका मकसद क्या है। और अगर मकसद क्लियर है, गोल क्लियर है, तो आपकी लाइफ में मीनिंग आ सकता है। आपकी लाइफ में मीनिंग कब आया? When you decided? 18 साल की उम्र में। क्या मंजर क्या था? खुश रहना और खुशियाँ बांटना। अच्छा, जैसे आप दिल्ली भी रहे, आप लखनऊ भी रहे, लखनऊ की बिरयानी और दिल्ली की बिरयानी दोनों टेस्ट करी होंगी? एक्चुअली नहीं करी, पर ना एक कॉट है जिससे मैं इस बात को जोड़ना चाह रही थी। बोल रही कि लखनऊ में, हमारे लखनऊ में लोग बोलते हैं कि पुलाव होता है, दिल्ली में बिरयानी होती है, और दिल्ली के जो लोग हैं ना वो यहाँ की इमारतों की तरह खुरदुरे हैं, और लखनऊ की आबो हवा में एक एक लहजा है, एक अकीदत है, लोगों को सलीका है बात करने का। तो दोनों जगहों पे रहे हैं, तो कैसा फील करते थे? लखनऊ जब मैं रहा था बहुत छोटा था, और हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहे, तो लखनऊ से कोई टच खास नहीं था। स्कूल ऑफ कोर्स जाते थे। तो मैं 9 इयर्स की एज में क्लास 4 में था जब लखनऊ छोड़ दिया था जी। तो मुझे कोई ऐसा फर्क नहीं लगा। और दिल्ली में भी हमारी लाइफ बड़ी लिमिटेड थी जी। रेलवे कॉलोनी में रहे, स्कूल गए, और उसके बाद कॉलेज गए, हॉस्टल में थे। और हॉस्टल में सारे देश से लोग थे। तो ऐसा कोई कि दिल्ली के लोग थे, दिल्ली वाले, ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। ओके। सो आई वाज इन IIT दिल्ली और हॉस्टल में थे जी। और जब मैं हॉस्टल में गया उस समय मेरा घर 4 किलोमीटर दूर था जी। 4 किलोमीटर दूर। तो फिर आपने क्यों हॉस्टल चूज किया? अभी मैंने हॉस्टल ही रहना है। मैं तो जैसे ही हॉस्टल में और उस टाइम साइकिल थी हमारे, और दिल्ली में साइकिल चला के हॉस्टल जाते थे, अपना सामान डाला और मैं हॉस्टल गया। वीकेंड पे घर आते थे कपड़े धुलवाने के लिए। बट ऐसा क्यों मतलब 4 किलोमीटर पे बंदे का घर है? नहीं, बस सारे फ्रेंड्स हॉस्टल में थे ना, सभी लोग हॉस्टल में रहते थे। अच्छा, कुछ गिने आपको चुने। लगता था कि घर में वैसा पढ़ने का माहौल नहीं बनता है या समथिंग एल्स? नहीं, पढ़ाई लिखाई अगर की होती अलग बात है। IIT में घुसने के लिए बहुत पढ़ाई की। अच्छा, फिर बंक किया करते थे? क्या करते थे? बंक भी किया, मास बंक भी ऑर्गेनाइज किया। रियली? कोई किस्सा सुनाइए। नहीं, बस मूड नहीं किया तो नहीं गए।
अच्छा, उन दिनों में आपने पढ़ाई के साथ साथ और क्या सीखा? मतलब एक बंदा एक थॉट डेवलप करता है ना कि भाई मैंने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाना है, मैं अपने आप को 2 साल बाद 4 साल बाद यहाँ देखता हूँ। सो एक्चुअली स्पीकिंग कई बार मुझे हल्का सा अफसोस भी होता है। कई लोग पढ़ाई नहीं किया, उन्होंने या कोई गर्लफ्रेंड बना ली, या ड्रामेटिक्स में बहुत आगे निकल गए, या स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल गए, मतलब कुछ और चीज की। जी। मैंने कुछ नहीं किया, फिर बंक बस ऐसे ही बस मौज मस्ती के लिए। कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी आपकी, है ना? बट आई यूज्ड टू बी स्पोर्ट्स। टीटी में आई वाज माय हॉस्टल कैप्टन, तो हॉस्टल टीम में शुरू से था 4 साल। टेबल टेनिस में आई वाज गुड, स्विमिंग में अच्छा था मैं जी। तो स्विमिंग में भी हॉस्टल का कैप्टन था, अपने हॉस्टल की टीम। ये आईआईटी की टीम्स, दे आर नॉट कंपेयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी रेगुलर टीम में, जी। बट आई वाज इन माय हॉस्टल टीम। वाटर पोलो खेलता था, वाटर पोलो का भी कैप्टन था। वाओ। सो वो सब किया और कुछ सब्जेक्ट्स में पढ़ाई की। अच्छा। तो एक्चुअली मुझे समझ आ गया कि आईआईटी में रहते हुए कि क्या चीज़ें मुझे पसंद है। तो रियली इंजीनियरिंग मैं करना चाहता हूँ। शायद रियलाइज विद इन 3 months कि इंजीनियरिंग और मेरे में कोई खास कनेक्शन नहीं है। मैथ्स में अच्छा था, आई वाज अ गुड स्टूडेंट ऑल थ्रू स्कूल। तो गुड स्टूडेंट हो आप, मैथ्स में बहुत अच्छे हो। मैथ्स में तो हम लोगों ने तो जैसे होता था ना एग्जाम में, उस टाइम हमारे होता था कि आपको कोई 15 क्वेश्चन है, आपको 10 करने हैं, डू एनी 10। मैंने 10th के बोर्ड में भी 12th के बोर्ड सारे करके लिख दिया, करेक्ट एनी 10। वाओ। वंडरफुल, क्या बात है। ये एग्जामिनर का चॉइस है, जो करेक्ट करना है कर लो। अच्छा, आपको अपनी जो नॉर्मल पढ़ाई होती है उसके अलावा कुछ बाहर का पढ़ना पसंद था? यू नो, मैगजीन्स एंड समथिंग, यू नो, स्टोरीज एंड। एक्चुअली नॉवेल्स बहुत पढ़ते थे। इसीलिए फिर रेडी टू टेक ऑफ। वो बात की बात है। पर कहीं ना कहीं अंदर एक जो बीज होता है धीरे धीरे बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। पर आपने यू नो मैं बताता हूँ, कॉर्पोरेट फिक्शन लिख दिया भाई, कमाल है। वो अलग बात थी कि आईआईटी में रहते हुए आई रियलाइज 2 things, एक्चुअली 3 things. 1, आई एंजॉय पीपल, वेरी क्लियरली समझ में आ गया। सेकेंड, आई एंजॉय ह्यूमैनिटीज। आई डिस्कवर्ड आई वॉज अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट एट हार्ट। वाओ। क्योंकि आईआईटी में एक सिस्टम है, आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो पर आपको ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज का भी एक्सपोजर मिलता है। तो आई हैड सोशल बेसिस ऑफ बिहेवियर, जी, साइकोलॉजिकल बेसिस, जी, थोड़ा सोशियोलॉजी थोड़ी सी की, थोड़ी साइकोलॉजी की, थोड़ी मैनेजमेंट की। मजा आ गया। वहाँ एज मिले मेरे को। एक आध कोर्स में मुझे बहुत अच्छा लगा, लॉजिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या पहला कोर्स बड़ा अच्छा लगा, ए मिले उसमें। तो जो अच्छा, मेरी एक प्रॉब्लम है, जो चीज़ अच्छी लगी उसमें मैं लग सकता हूँ, जो चीज़ अच्छी नहीं लगी आई डोंट केयर। बिल्कुल। एक फिलोसोफर लिखते हैं कि किसी काम को आप प्यार से करते हैं ना तो वो आपकी कला बन जाती है, और कला को प्यार से पालते हैं तो वो आपका हुनर बन जाता है। तो आईआईटी में ही रहते हुए आई डिस्कवर्ड माई मिशन इन लाइफ। मेरी मिशन लाइफ में तब 18 साल की उम्र में क्लियर हो गई थी कि मैंने आई वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू स्प्रेड हैप्पीनेस। वो कैसे करूँगा ये नहीं पता था मेरे को जी, बट ये क्लैरिटी थी। और आज 18 के बाद आज 42 इयर्स हो गए, आज तक मेरा मिशन वही है। और मेरी किताब जो रेडी फॉर टेक ऑफ में भी जी, थियोरी ऑफ हैप्पीनेस पे लिखा है मैंने। Yes. और हैप्पीनेस एज अ टूल, एज ए ऑर्गेनाइजेशनल टूल लिखा है। और जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि ये जिंदगी मिल भी गई, ये तो दुनिया अगर मिल भी गई तो क्या है। एक दिन मैं बैठा सोच रहा था, जब मैं VSS का MD बन चुका था जी, मैं कहा आज मेरी कंपनी 500 करोड़ की है, कल को 5000 करोड़ की हो जाएगी जी, परसों 50,000 करोड़ की हो जाएगी, क्या फर्क है। मैंने पहने वही जीन्स है, वही टी-शर्ट है, यस, वही सिंपल खाना है, दोस्त मेरे वही हैं जो कॉलेज के दोस्त थे, तो वो कुछ बदलना नहीं है। पर ये फर्क आया कि जितनी बड़ी कंपनी होती जाती है, जितनी सक्सेसफुल कंपनी होती है जी, तो जो मेरे तरीके हैं उसकी वैल्यू और लोगों को समझ में आती है। जी।
अदरवाइज मैं जो कहता था कि हैप्पीनेस की बात करता था जी। कि लोगों को अच्छा ट्रीट करो, सब कहते थे ये बातें ये घर बकवास में की ठीक बातें। है, जी जी। इस तरह कंपनियां नहीं चलती। हम्म। तो अगर मैं सक्सेसफुल होता हूँ तो लोगों को नजर आता है कि भाई ये तरीके भी चल सकते हैं। बिल्कुल। और आपको कितना सुकून मिलता है जब आपकी कंपनीज का आपकी कंपनी की सबसे जो नीचे वाले पर्सन है, एम्प्लॉय हैं, वो भी कितने खुश हैं और वो आपकी दिल से इज्जत करते हैं, है ना? बहुत मजा आता है। इससे बढ़िया अगर आप किसी की मदद कर पाओ जी। तो इससे बढ़िया कोई फीलिंग ही नहीं है। अब जैसे वो गाना एक पुराना है, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। क्या बात है। और हर एक कोई लगा हुआ है कि मुझे क्या मिले, मुझे क्या मिले, मुझे क्या मिले। अरे कबीर वो कि बांटो दोनों हाथों से, ये शायद गुरु नानक भी कह चुके हैं। जी। दुनिया के हर पीर पैगंबर ने यही तो, देखिए हमारी ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है ना, वो ले दे के वही है कि आपकी वैल्यूज़ के, आप कैरेक्टर के अच्छे होने चाहिए, आपको सच पे पहरा देना चाहिए, आप किसी को हर्ट नहीं करें। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी इबादत है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप पाठ करते रहें, आप अपनी दिनचर्या फॉलो करें, पर ये सबसे बड़ी बात है कि जो ह्यूमैनिटी है ना, आप उसी के ऊपर पहरा दीजिए। ये दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो मैंने बहुत पहले से सोचा था कि मैं कभी कंपनी का मैं बॉस बनूंगा तो अपनी कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह करूंगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट आएगा, जी। अच्छा आएगा, तो प्रॉफिट का शेयर एम्प्लॉयज को भी बांटूंगा। अच्छा, कब से कर रहे हैं ये? तो पहले तो दिल में इच्छा थी, जेब में कुछ था नहीं। कंपनी तो डिफिकल्ट टाइम में थी। ये मेरे को बिजनेस मिला 2010 में। जी जी, आई नो। और स्टील बिजनेस मुश्किल बिजनेस था और ये सबका मानना था, हमारे ग्रुप में भी और बाहर में लोगों से बात की कि ये फैक्ट्री ये बच नहीं सकती, ये सरवाइव नहीं करेगी। जी। जब तक चलती है चलो, इसकी वैल्यू वही है जो जमीन की वैल्यू है, इसमें और पैसे ना लगाओ। जी। और मेरी इच्छा थी, मैंने कहा भगवान से कि जब कि प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह करेंगे, मैंने भगवान को मैंने कहा भगवान तू भी बढ़िया है, या इच्छा दी है और जेब में कोई ताकत नहीं दी। बट एनीवे, बट मैं कई अपने एम्प्लॉय से हमेशा कहता था, मैं कहा मेरी कोशिश है कि आपका बुढ़ापा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। तो चलती रही सिचुएशन। तो 2020 से शुरू किया हमने, कोविड टाइम में, दैट द फर्स्ट टाइम वी डिड प्रॉफिट शेयरिंग। ओके। अच्छा, ये आप मानते हैं कि गॉड्स प्लान होते हैं, है ना? कि आप जैसे अभी आप 66 बॉर्न है, तो ओजवाल ग्रुप जो है वो 62 में शुरू हो गया था, तो आप थे भी नहीं तब से ये चीज़ें चल रही हैं, तो वो ताने बाने कुदरत जो है वो बुन रही है। फिर आपने 90s में ये स्टार्ट करा, फिर कैसे ओजवाल के साथ आपका मिलना होता है, मतलब ये सारा कुछ प्री प्लान है, जबकि आप चाहते थे कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं, उस टाइम है ना? शादी नहीं करनी। हाँ, उस टाइम, अभी तो हो गई है। मैं तभी तो कह रही हूँ कि इंसान जो सोचता है उसके बस में कुछ भी नहीं होता है। तो ये कितना आप बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे कि हमारा कुछ कर्माज होते हैं, द कर्मा ऑलवेज कम बैक? सो टू थिंग्स अबाउट इट। एक है कि कुछ आपकी जिंदगी में डेस्टिनी आपकी लिखी हुई है, आपके पास कर्मों से। जी। पर आप अपनी डेस्टिनी आगे हर रोज बदल रहे हैं। बिल्कुल, कर्म कर रहे हैं तो बदल ही रही है तो ना? ये आपके थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, मनसा वाचा कर्मणा, I don't know, तो ये चीजों से आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपके शब्द हैं, क्या आपके एक्शंस हैं, जी। ये आपका डेली आपका फ्यूचर बदल रहे हैं। और मेरा मानना है कि हमेशा पॉजिटिव रहो। जी। क्योंकि लोग क्या होते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नेगेटिव वगैरह। मैं कहा नेगेटिव क्यों बोलना, हमेशा बात। और मेरे 2 शेर ही आते हैं, एक मेरे नाना जी सुनाते थे बचपन से, जी। एक मैंने फादर से सुना है। दोनों को शायरी का शौक है। अच्छा। मेरे नाना जी भी लिखते थे, मेरे फादर के पास भी अच्छी कलेक्शन है थोड़ी बहुत। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया, मैं करूँगा, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है सुनने में कभी कभार। तो नाना जी एक शेर सुनाते थे, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, जी। वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो उससे क्या हुआ, कभी भी ठोकर खा के गिरे, जी, फर्क नहीं पड़ा, उठो और चलो। तो जब स्टील बिजनेस में आया मैं, जी, सबका मानना था कि कुछ नहीं, ये सरवाइव नहीं करेगा। मैंने कहा देखो, हाथ पे हाथ रखे
डेथ का वेट करना मैं नहीं करने वाला। एग्जैक्टली। लड़ेंगे, कोशिश करेंगे, निकल गए तो बल्ले बल्ले। और काफी रिस्क लिए, पर कैलकुलेटेड रिस्क थे, कोई फूल हार्डी रिस्क नहीं, सब कैलकुलेट करके जी रिस्क लिए। आज हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया है। Successful हो एग्जैक्टली। और पापा कौन सा शेर सुनाते थे, वो नहीं आपने सुनाया? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल बता तेरी रजा क्या है। जी। तो ये जो है ना कि अपने को इतना ताकत, तो मैंने अपने को काबिल बनाने की कोशिश करता रहा हूँ। अच्छा, यू आर फ्रॉम द जैन फैमिली, तो हम धर्म की बात नहीं करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे। ये जो भगवान महावीर हुए हैं, तो वर्धमान महावीर उनका नाम था, तो वहीं से इस कंपनी का नाम रखा गया कि वर्धमान, यानी कि आगे बढ़ने वाला। वर्धमान महावीर का नाम था बचपन जब में। वो एक प्रिंस थे जी। जब उनको केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद उनका नाम महावीर पड़ा। ये जैसे बुद्ध का भी वही, तो उनका नाम बुद्ध बाद में पड़ा जब उनको ज्ञान हो। तो आपकी जो फैमिली है वो शुरू से उसकी वैल्यूज क्या थी, मतलब सात्विक खाना एंड ऐसा कुछ था? वेजिटेरियन थे हम, पेरेंट्स के घर में, और 2 भाई थे हम। अभी भी हैं। जी जी। मेरे से 3 साल छोटा है मेरा भाई जी। और घर में मदर बहुत स्ट्रिक्ट थी और घर का खाना बनता था बिना लहसुन प्याज के। हाँ। तो फिर आपको तो बड़ा मुश्किल होता होगा बाहर खाना। नहीं, क्यों? बाहर लहसुन प्याज खा लिया, यहाँ नहीं खा लेते हैं। नहीं, लहसुन प्याज ना खाना तो मैं कहता हूँ गलती है, क्योंकि लहसुन और प्याज हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जी जी। मैं तो कच्चा लहसुन खाता हूँ। इट इज वेरी गुड फॉर हार्ट हेल्थ के लिए। और बहुत खाने में हमारे घर में तो लहसुन और प्याज डलता ही डलता है। अच्छा, शुरू से जो रिलीजियस वैल्यूज हैं, वो वैल्यू सिस्टम क्या था? आपकी मदर जैसे स्ट्रिक्ट थी तो उनका था, एक मुझे कहते थे बचपन से, झूठ नहीं बोलना, झगड़ा नहीं करना, चोरी नहीं करनी। जी। तो झूठ बोलना हमने सीखा नहीं, चाहे मार भी पड़ने वाली है जी जी, तो सच बता देते थे। मुझे याद है क्लास 12 में था मैं, कोलंबस दिल्ली में, सेंट कोलंबस दिल्ली का टॉप स्कूल था उस टाइम पे, और वहाँ पे एक सीनियर स्कूल था, 11th and 12th, मिडिल स्कूल था और जूनियर स्कूल। मिडिल स्कूल में कोई पिक्चर दिखाई जा रही थी मेल ब्रुक्स की, साइलेंट मूवी। अच्छा। अब मेरा मन किया वो मूवी देखनी है, स्कूल टाइम में थी, तो मैंने टीचर से पूछा कि सर आई वांट टू मिस द क्लास। कहता क्यों? मैं कहा सर देयर द मूवी देयर, आई वांट टू सी इट। और मैं तरफ देखता रह गया कि ये कौन से प्लैनेट से आया है। एक्चुअली ही सेड जा। रियली? आई took his permission and went and saw the movie and bunked the class by telling the professor that I am going to see. I didn't say, sir मेरा पेट खराब है, मेरा सिर में दर्द है, कुछ नहीं। And this is a part of truth, है ना? Part of truth. Wonderful. अच्छा, happiness as a tool आपने कैसे अप्लाई किया? So मैंने देखा कि happiness, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मे बी करेक्ट और नॉट, कि जब भगवान ने हमें बनाया, हमें खुश रहने के लिए ही बनाया है। तो हम खुश हैं, पर हम गड़बड़े कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी खुशी कम होती जाती है। जी। तो हमें एक एक करके गड़बड़ों को हटाना है और खुशी अपने आप अंदर छुपी हुई है। लेट मी एलैबोरेट। जो इंटरनल हैप्पीनेस होती है। वो खुश है, बच्चा खुश है ना, तो बनाया तो हमें तो वैसे है। एग्जैक्टली। आप किसी भी बेबी को देखो, किसी भी, जी, आपने कोई बदसूरत बच्चा देखा है? कभी भी नहीं। हर बच्चा सुंदर होता है, क्योंकि वो इनोसेंट होते हैं और क्योंकि वो हंसता रहता है। एग्जैक्टली। खुश है। एडल्ट 45 के बाद कोई भी सुंदर एडल्ट देखा है? मुरझा जाते हैं लोग। राइट जी। तो लोग स्ट्रेस में, टेंशन में, तो पहली बात है फिजिकल हेल्थ। अगर आप बीमार हो, बुखार है, खांसी आ रही, आप उस टाइम खुश रह सकते हो? नहीं। तो पहले आपको हेल्थ फिजिकल ठीक करनी पड़ेगी। जी। ठीक है ना? उसके लिए आप पौष्टिक खाएं, स्मोक ना करें, ड्रिंक करते हैं तो कम करें, कंट्रोल करें। मैं नहीं कहता कि नहीं करनी चाहिए, मैं खुद ड्रिंक करता हूँ, तभी मैं समझ गई हूँ। ठीक है। और एक्सरसाइज रेगुलरली करना। मैं एक भी दिन एक्सरसाइज नहीं मिस करता लास्ट 35-40 years से। Wonderful. I have not missed a single day of exercise except early morning flight हो, प्लेन में बैठे हो तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जी जी जी। या अर्ली मॉर्निंग ट्रेन हो, कई बार तब भी प्लेन में
चेक इन करके एयरपोर्ट पे सैर तो हो जाती है, 2-3 किलोमीटर की सैर तो हो जाती है। वंडरफुल, तो लोग बैठे होते हैं, मैं ऊपर नीचे चल रहा होता हूँ, वंडरफुल। स्टेप्स कर रहा। सो इससे फिजिकल हेल्थ होगी, ठीक है। फिर आप अगर टेंशन में हो, स्ट्रेस है आपको, तो क्या खुश रह सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो आपको स्ट्रेस दूर करनी है, ठीक है। थर्ड, अगर आपके दोस्त नहीं है, आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप अकेले ही हो, किसी से आपकी बनती नहीं है, खुश रह सकते हो? तो इमोशनल हेल्थ ठीक करनी है जी। अगर आप अपनी ग्रोथ नहीं कर रहे हो, इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं कर रहे हो, आप वहीं जो आज से 30 साल पहले सुकड़े हुए आपके तो विचार आप हैं, एग्जॉस्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि ग्रोथ नहीं है। तो इसीलिए आपको इंटेलेक्चुअल हेल्थ आपकी इंप्रूव करनी है। बिल्कुल अगर आपके विचार, ये जीसस क्राइस्ट ने बढ़िया कहा है, जी। डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव अदर्स डू अनटू यू। यस हम चाहते हैं कि दूसरा मेरी रिस्पेक्ट करे, जी। हाँ, पर मैं रिस्पेक्ट करूँ उसे? ना जी ना। दूसरा मुझे गाली दे, मुझे खराब लगता है। मैं तो देखो, जो मैं दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरा बिहेवियर वैसा होना चाहिए। एग्जैक्टली। मैं दूसरे से पंक्चुअलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे पंक्चुअल होना चाहिए। जी। अब मैं किसी मीटिंग में 10 बजे का टाइम होता है, तो 10 बजे मीटिंग के लिए तैयार होता हूँ। जी। अब कई लोग यहाँ लुधियाने में शुरू में आया, मैं 2008 में आया, मेरे से किसी ने टाइम लिया मिलने के लिए, 10 बजे का टाइम लिया, मैं 10 बजे वेट कर रहा हूँ, सारा खत्म के 9:59 आई एम रेडी फॉर हिम टू कम। आए नहीं, 5 मिनट आए नहीं, 10 मिनट आए नहीं, 10:30 बजे आ रहे हैं। मैंने कहा आपका टाइम 10 बजे का था। पंजाब के लोगों का बिहेवियर कैसा है? वो चेंज खोलना करना पड़ा चाहिए। उनको, मेरे से मिलना तो चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा वेट करिए जरा, जी। मैंने और काम शुरू कर लिया, अब आप वेट करिए। मेरे को क्लैरिटी है कि अपना, और देखो कल सीएम साहब जी 1 बजे का फंक्शन, लोग आम तौर पे जी 1 बजे का फंक्शन होता है सीएम का आने का, जी 12:30 का टाइम देंगे, जी। टाइम 1 बजे का था, हमने 1 बजे का टाइम ही दिया था। एग्जैक्टली। और सीएम साहब भी 1 बजे एग्जैक्ट आ गए थे। जी बिल्कुल, एक बजे शुरू 2 हो गया बजे था। तक प्रोग्राम खत्म हो रहा था, 2:05 2:10 पे खत्म भी हो गया था प्रोग्राम। राइट। और इस तरह की चीज, एफिशिएंसी की जो बात है, तो ये रिस्पेक्ट की बात है, तो ये मॉरल हेल्थ हो जाती है। Exactly. ये अपने आप खुशी देता है। नहीं तो आप को लगता है कि मैं दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और स्पिरिचुअलिटी भी होनी चाहिए, सोसाइटी के लिए भी कुछ होना चाहिए कि आप कुछ और लोगों के लिए काम कर रहे हो जी। ये सब चीजें खुशी देती हैं। वंडरफुल। ये अपनी किताब, ये सब मैंने किताब में लिखा है अपनी किताब में। एक चीज रह गई थी मेरे से, फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं, पैसे की बहुत कमी है, तो एक लेवल से हमें ऊपर होना चाहिए जी। कि हम अच्छी जिंदगी जी सकें, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें, मेडिकल का अपना ख्याल कर सकें, जी। छुट्टी लेनी हो छुट्टी ले सकें, कि रेस्टोरेंट में जाना हो रेस्टोरेंट में जा सकें। ये सब चीजें, ये रह गया था। ये रह गया था। तो मैं अगली किताब लिखूंगा तो आई विल कवर दिस, जिसमें आप शायरी भी लिखने वाले हैं, है ना? आई होप सो। जो किताब के बारे में बात कर रहे थे, तो वो आइडिया कहाँ से आया और आपने कब लिखनी शुरू करी? मेरे मन में कभी भी लिखने का आइडिया नहीं था। कई लोगों का ना कि इच्छा हो कि लिखना है, बट फिर भी मतलब फिक्शन लिखना, अनुराग की कहानी लिख देना, तो वो आपकी कहानी है। मैं समझाता हूँ जी। तो मेरे मन में लिखने का कभी नहीं था जी। पर मैं हमेशा ये था, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। ओके। तो जब मैं MBA कर ली थी, आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIM अहमदाबाद, आई गॉट अ वेरी गुड जॉब इन हिंदुस्तान लीवर। पर मेरे मन में एक इच्छा थी, शायद मैं टीचर बन जाऊं। तो मैंने कहा 3 साल काम करूंगा, कॉर्पोरेट लाइफ अच्छी लगी तो यहीं रुक जाऊंगा, नहीं तो मैं 3 साल के बाद PhD करके टीचिंग में चले जाऊंगा। क्योंकि मेरे को पैसे की कोई था नहीं, तो मैं कहा टीचिंग करेंगे। तो एक चीज तो करेक्ट की मैंने कि मैं कहा हिंदुस्तान लीवर छोड़ूंगा नहीं, मतलब कि मैं कहीं और अप्लाई नहीं करूंगा जॉब के लिए अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में रहूंगा। तो अप्लाई नहीं किया जी, छूट गई हिंदुस्तान लीवर वर्धमान में आगे, वो सर्कमस्टांसेस अलग थी, पर मैंने अपने आप कहीं और नहीं अप्लाई किया। वंडरफुल। तो कंपनी के लिए आपका इतना मेरा मानना है कि आजकल ऑफ कोर्स लोग कंपनी जॉब करते, मेरा है कि भैया अगर कंपनी अच्छी नहीं लगे तो पिछले 6-8 महीने में छोड़ दो। बिल्कुल। अच्छी लगे तो पहले अकल से चुनो कौन सी कंपनी में जाना है जी, और अगर कंपनी अच्छी हो तो
वहीं रहो। फिर टीचिंग का, और मेरा मन था लीडरशिप के बारे में, मेरा इंटरेस्ट उसी में था, और ये हैप्पीनेस की थ्योरी के बारे में, तो लोगों ने ये मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता था, तो मैं कहीं ना कोई लेक्चर के लिए बुला लेता था, मैं चले जाता था। 2007 में ये बात हुई, नहीं सॉरी 2008 में जी। मेरी आदत है कोई भी मिल जाए ट्रेन में बगल में, मैं बात जरूर करने की कोशिश करता हूँ। वंडरफुल। एट वर्स्ट वो कहेगा कि जी मैं बिजी हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरी कोशिश रहती है, अगर कोई ना कोई इंटरेस्टिंग बंदा मिल जाएगा जी। तो मैं बात की किसी से ट्रेन में, 1 घंटे बाद कहता सचिन जी विद योर काइंड ऑफ व्यूज यू शुड राइट। एक बार हुआ, ये 8-9 बार उस साल हुआ। अच्छा। कोई प्लेन में बैठा बगल में कहता विद योर व्यूज यू शुड राइट। उससे पहले कभी नहीं, उसके बाद कभी नहीं, ओके, ओनली दैट ईयर। और ये 7-8 बार हुआ। फाइनली मैंने कहा, पूरे साल में, जी जी, फाइनली मैंने कहा, जब दिसंबर आ गया, मैंने कहा सचिन ये ऊपर वाला सिग्नल दे रहा है तुम्हें कुछ लिखना है। यस। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन, मैं कभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं बनाता, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाई, मैंने कहा मैं किताब लिखूंगा। जब 2009 शुरू हुआ जी, तो मैंने कहा मैं किताब लिखूंगा, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, और कभी आर्टिकल नहीं लिखा, सीधे किताब लिखूंगा। वंडरफुल। फिर क्लैरिटी की लीडरशिप पे लिखूंगा। फिर लीडरशिप हमने चैप्टर बना लिया, डॉक्टर प्रेम कुमार हमारे हैं, उस कल भी फंक्शन में आए हुए थे, उनके साथ की भी 15 चैप्टर लिख लिए लीडरशिप के क्या होंगे जी। फिर मैंने कहा लीडरशिप बुक रिटन बाय सचित जैन एंड डॉक्टर प्रेम कुमार कौन पढ़ेगा? एग्जैक्टली, यस। तो रियलाइजेशन तो कोई नहीं पढ़ेगा, यस यस। तो ड्रॉप कर दिया हमने। फिर सोचा कि हाउ यू डिजाइन द कैरेक्टर, यू नो। नहीं, पर पहले तो ये था, नहीं वो बात की बात, तीसरी बात है। फिर सेकंड लिखा वर्धमान पे किताब लिखें, स्टोरी लिखें जी। पर फिर वो था बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एक्चुअल कंपनी में लिखोगे तो फैक्चुअली वुड बी करेक्ट जी। मेहनत नहीं करनी थी, क्लैरिटी थी, लेकिन उसको कई चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि मेहनत नहीं करनी थी। तो वो ड्रॉप हो गया। मई आ गया, मैं कहा न्यू ईयर रेजोल्यूशन थी, अभी तो कुछ नहीं हुआ, इस साल निकल जाएगा तो किताब तो लिखी नहीं। How honest you are with your thoughts ना। Wonderful। फिर डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि सचिन जी why don't we write a novel? मैं कहा नॉवल? क्योंकि आप पढ़ते रहे थे? नहीं, बट क्योंकि मेरी जो फेवरेट बिजनेस बुक है, आप इसको रिसर्च करें, द गोल। ओके। एलियाहू गोल्डरैट, बाइबल ऑफ मैन्युफैक्चर। आज जो स्टील बिजनेस हमारा पूरा चढ़ा है जी, सारा उस किताब की देन है, एवरीथिंग दैट बुक। वो एक नॉवल है। ओके। तो एक नॉवल, अ बिजनेस बुक एज अ नॉवल का आइडिया, और मैं वो किताब 10 बार पढ़ चुका हूँ। Really? 10 बार। Why so? उस किताब में इतना जबरदस्त जेम है, और लोग उसका उल्टा करते हैं बिजनेस में आमतौर पे, और बड़ी सिंपल चीज है जी, लोग फॉलो ही नहीं करते। और वो करोगे तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको बस कहाँ काम करने वो पता चल जाता है जी। बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। तो वहां से आइडिया आया। तो एक दिन मैं ट्रेन में बैठा था शताब्दी में, लैपटॉप खोला, सडनली लिखना शुरू किया मैंने। एक पैरा लिखा, पैराग्राफ। एक मेरी फ्रेंड बाय चांस ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, मैं उसके पास गया लैपटॉप लेकर के, मैंने कहा अपनी पहली किताब का पहला पैराग्राफ लिखा है, जरा पढ़ो। वो पढ़ के कहती ये तो मेरी स्टोरी है। मैंने कहा मैंने तो एक पैराग्राफ लिखा है, और पहले बंदे को जिसको दिखाया वो कहती मेरी स्टोरी है। यस। तो वहां से फिर किताब, अगर लिखना नहीं शुरू होता, अगर शायद वो इनकरेजमेंट नहीं देती, क्या पता, पर वो किताब वहां से शुरू की। एक आध चीजें। And what was in the same paragraph? क्या था उसमें? वो था कि कोई नया बंदा एक पोजीशन में आए जिसके बारे में कुछ नहीं पता उसको, वो कैसा फील करता है। क्योंकि आमतौर पे बिजनेसमैन दिखाते हैं ना किताब कि मैंने ये किया, अपनी वल्नरेबिलिटी कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे पता नहीं क्या करना, मेरे पसीने छूट रहे हैं। कौन लिखता है? तो मैंने ये सब लिखा है कि जो हीरो है इज एन ordinary normal person. Exactly. He is confused. He doesn't know what to do. उसकी बीवी के साथ डिस्कस करता है, तभी उसका लिखा है स्मार्ट बीवी। एक चैप्टर है स्मार्ट बीवी किताब का जी, और किताब फिक्शन है, तो इट्स नॉट माय स्टोरी। तो वही ना, वो आपने कहीं ट्रेन में, कहीं प्लेन में वो कैरेक्टर कहाँ से ढूंढा? और नहीं, कैरेक्टर तो देखो, मैंने कहा इसका नाम उसका एस है किताब में। बॉसेस आमतौर पे गधे होते हैं,
तो उसका नाम भी ऐश लिखा। ये टाइटल दे दूं प्रोग्राम का, बॉस गधे होते हैं, है ना? इट कैन बी बिग पर आम तौर पे मैंने तो ये, मेरा तो ये मानना है, बॉस गधे क्यों होते हैं? ईगो आता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अच्छा, आपने इस सोसाइटी में क्या ऑब्जर्व किया? लोग पैसे की इज्जत करते हैं और ओहदे की इज्जत करते हैं। जी। पैसे वाला कुछ बोलेगा उसकी बात सुनेंगे, जो अक्लमंद बंदा बात करेगा उसकी बात नहीं सुनेंगे। एग्जैक्टली। और लोग सामने से कुछ बोलेंगे, प्यार मीठी मीठी बात, सही। पीछे से कहेंगे क्या गधा है, क्या ये बंदा है, तो पीछे कुछ और बोलेंगे। मजा तो तब है कि आपके पीछे से क्या लोग बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। एक ना उर्दू का बड़ा प्यारा शेर है, कहते हैं जिनके आंगन में अमीरी का शजर होता है, शजर मायने ट्री, जिनके आंगन में अमीरी का शजर होता है उनके ऐब भी जमाने को हुनर लगते हैं, है ना? एब्सोल्युटली। अच्छा, कभी ऐसा हुआ ज़िंदगी में, जैसे अभी बात करते हैं कि मैनरिज्म की बात करते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, रिस्पेक्टफुल रहने की, होने की बात करते हैं, तो बदतमीज़ होना और बदतमीज़ होना ये दो अलग अलग बातें हैं। बदतमीज़ी आपके साथ किसी ने करी? आपने क्या ऑब्जर्व किया सोसाइटी में? कितने बदतमीज़ बंदे आपको मिले? कोई किस्सा साझा करें हमारे साथ। एक बार हुआ, बहुत पहले की बात है जी। मेरी शादी के दो साल हो गए। कोई इनकम टैक्स की इंक्वायरी आ गई। सम इनकम टैक्स ऑफिसर गॉट अपसेट विद अस जी एज अ ग्रुप। मेरी खोल लिया और इंक्वायरी शुरू कर दी। पहली बार तो मैं आया उसके पास और मैंने बोला उससे कि टाइम उसने कोई 12 बजे का दिया था, 2 घंटे 3 घंटे वेट करके मेरे को वेट कराया। तो मैंने बस बोला उसको कि मैं यंग था, मेरे को क्या पता था कि इनको जरा सर करके मैंने बोला कि भाई आपने टाइम 12 बजे का दिया था, मैं 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ। जी। तो वो कहता मैं आपको सुबह बुला के आपको पूरा दिन वेट करा सकता हूँ। गुरूर था उसका। जी। ठीक। मैं कहा बड़े साहब हैं। मैं तो किताबें कार में होती थी, मैं तो किताब पढ़ रहा था आराम से, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतना मर्जी वेट कर रहा, मैं किताब पढ़ रहा था। उसने तरह तरह की चीजें पूछे जा रहे, हैरेस कर रहा था। तो शादी हुई। अच्छा, डैडी भी सिंपल। हमारी शादी में एक फंक्शन हुआ जी, एक फंक्शन जी, नो अल्कोहल, नो परफॉर्मर, खर्चा कोई खास नहीं हुआ था। वो कहता एसपी ओसवाल की इकलौती बेटी, यस, एक फंक्शन कैसे हो सकता है? आपने कितने खर्चे छुपाए हैं? मैं कहा भाई मेरी शादी हुई थी, एक फंक्शन हुआ था, मैं कैसे बोलूं कि 5 फंक्शन हुए? एक ही फंक्शन हुआ। कि इतने कम खर्चे में कैसे हो सकता है? लोगों को हजम नहीं होती है ना। नहीं हजम होता। तो कुछ था ही नहीं। मुझे याद है, अभी भी याद है मेरे को, क्योंकि मैं ऐसी बात डैडी से बाद में पूछा कि खर्चा कितना हुआ था, तो 1000 गेस्ट थे, 200 रुपए पर प्लेट, 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। रियली? आई एम टॉकिंग अबाउट 1990। जी जी। बट ज़्यादा कोई खर्चा, वो इनकम टैक्स की इंक्वायरी कर लिया कि फिर कहता गिफ्ट वगैरह मिले। मैं कहा मेरी शादी हो रही थी, कोई गिफ्ट किसी ने दिया, मैंने पास कर दिया, गिफ्ट किसी, मेरे को क्या पता, वो पता नहीं क्या क्या करके इतना हैरेस किया, तंग किया। एंड वी वर द बिगेस्ट टैक्स। उस टाइम पे वर्धमान ग्रुप लुधियाना का 1/4 इनकम टैक्स देता था। 1/4। वंडरफुल। और इतना हैरेस किया क्योंकि ईगो था उसका। तो बदतमीजी होगी। तो कई बार सरकारी लोग इस तरह के बदतमीज निकल आते हैं। कई बार और भी बड़े सारे लोग होते हैं, आपको मिलते हैं, उनकी ईगो क्लैशेस होते हैं। नहीं, मेरे साथ कम होते हैं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा संगत होती नहीं मेरी। जो आपकी फैमिली और आपके इन-लॉज की फैमिली है, अब अभी आपने बताया, तो बहुत ही सिंपल, तो सिंपलेस्ट हैं। तो क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं? तो आपका माइंडसेट कैसा है दोनों का, और कैसा आपका जो अभी तक ये कंपैटिबिलिटी रही, कैसी रही? कई सिमिलरिटीज़ भी हैं और कई बहुत बड़े डिफरेंसेस भी हैं। दोनों की बात करेंगे। तो सिमिलरिटी तो ये है कि डैडी भी ज़्यादा कोई शो ऑफ में बिलीव नहीं करते जी। मैं भी बिल्कुल नहीं बिलीव करता। हमारे पास तो था ही नहीं पैसे, तो क्या शो ऑफ करते। ठीक है, सो वो डिफरेंट है। बट उसके बाद आज हो भी गए तो मेरे को ज़्यादा शो ऑफ करने का कोई तो नहीं। मेरे कपड़े सिंपल ही होते हैं हमेशा। आप देखेंगे मुझे टी-शर्ट और जीन्स में, कल फॉर्मल फंक्शन था इसलिए कमीज पहनी थी जी। कमीज भी हमारी अपनी कंपनी की बनी हुई है। ओके। हाँ, तो वो बनी हुई।
तो महंगे कोई शौक नहीं मेरे, दोस्त भी मेरे वही कॉलेज के हैं, डैडी के भी कोई ऐसे कोई खास महंगे शौक, तो वो सिंपल चीज़ें, आदमी की रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं। और फोकस तरीके में ग्रो करना, ये सिमिलर है। और डिफरेंसेस क्या डिफरेंसेस ये है, मैं चाहता हूँ कि छुट्टियाँ लेने, अगर 30 दिन छुट्टी अलाउड है मैं तो 30 दिन लूँगा। डैडी कहते थे कि काम करो, मैं काम भी करेंगे छुट्टी भी करेंगे जी। और उस टाइम पे संडे को सब जाते थे काम पे, संडे को भी जाते थे, मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा संडे को काम, क्यों जाऊँ? हाँ, जब कोई प्रॉब्लम है तो संडे दिन रात कुछ नहीं है, एग्जैक्टली। बट ये नहीं कि संडे को सब कोई काम पे जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। तो मैं इकलौता आदमी था पूरे ग्रुप में, सीनियर आदमियों में, जो संडे को ऑफिस नहीं जाता था। वंडरफुल, वेरी क्लियर। छुट्टियां हम हमेशा लेते थे, अच्छी तरह लेते थे। मैं कहा मस्ती करनी है लाइफ में, काम भी करो मस्ती भी करो जी। अभी ट्रैकिंग पे जाता हूँ मैं, तो मैं तो बड़ा क्लियर है कि तो हैप्पीनेस दूसरों को देनी है तो बंदा खुद खुश होगा तो तभी खुशियां बांटेगा ना। हम तो अपनी कंपनी में ट्रैकिंग डाली हुई है, लोगों के इतने 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को कंपनी पे ट्रैक पे भेजा हुआ है। वाओ। और ये पॉलिसी बना दी है कि 3 साल में एक बार अगर एम्प्लॉय को ट्रैक पे जाना चाहे तो लीव नहीं लेने की ज़रूरत है, वो कंपनी टाइम पे जा सकता है। मेडिटेशन कैंप पे किसी को जाना है, कंपनी टाइम पे जा सकता है। वाओ। ऑर्गेनाइज मेडिटेशन कैंप हो, नॉट कि ये वाला हो जी कोई भी ऑर्गेनाइज मेडिटेशन कैंप हो, एस्टैब्लिश मेडिकल मेडिटेशन कैंप हो, जी। ही हैज जस्ट टू टेक हिज बॉस से कि मैं कब जा सकता हूँ, लीव नहीं लेनी, यू आर ऑन ड्यूटी। एम्प्लॉयज की जैसे आप बात करते हैं तो एम्प्लॉयज के साथ आपका बिहेवियर, या लोग मतलब सीधा आपके पास आके बात कर लेते हैं कि भाई ऐसा है ना, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में होता है ना कि लोग कहते हैं भी मेरे इस कमरे में आम बंदे की पहुंच नहीं है। मेरे यहाँ पे अगर वाइस प्रेसिडेंट वेट कर रहा है मेरे लिए और एक वर्कर वेट कर रहा है जी, तो वर्कर को पहले मैं बुलाऊंगा। वन एंड द सेम थिंग। नहीं, वर्कर विल गेट प्रेसिडेंस। वाओ। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट मेरे ऑफिस में तो आम आता है, वर्कर कोई अगर आया है मेरे ऑफिस में तो उसको वाकई कोई बहुत जबरदस्त इशू होगा, तभी आएगा। और मैं खुद वर्कर से रेगुलरली मिलता हूँ, बड़े ग्रुप्स में भी जी, और छोटे 6-8 के ग्रुप में, विदाउट एनी सुपरवाइजर, विदाउट एनी मैनेजर, चाय पीते हैं। वाओ। जो उन्होंने बात करनी है 45 मिनट्स, हाफ एन आवर, तो सारे अपने वर्कर से मैं एक बार राउंड तो हो चुका है, 100% कवर हो चुका है। जी। सेकेंड राउंड भी रीस्टार्ट कर दिया मैंने। ओके। आजकल मैं बिजी हूँ ये नए प्रोजेक्ट के चक्कर में, तो मैं रोज एवरी डे 2:15 से 3 वर्कर से मीटिंग होती थी मेरी, एवरी डे। वंडरफुल। तो वर्कर, सबको पता है कि कोई भी वर्कर जैन साहब के साथ बात कर सकता है। तो मैंने पूछा लोगों से, मैं कहा कैसा लगा, कहता सर कोई भी जो दिक्कत होती है पहले ही सॉल्व हो जाती है, उनको पता है कि ये जा रहा है मिलने के लिए, कुछ बोल दिया उसने तो पहली चीज मेरी दिक्कत सॉल्व हो जाती है जी। पर कई बार बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी खराब जो लगती है ऐसी दिक्कतें भी लोग लेकर के आते हैं। जैसे एक किसी वर्कर ने बताया कि उसके फादर किसी कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय थे, 3 साल पहले डेथ हो चुकी है और अभी तक उसको डेथ के जो भी चीज़ें उसके फादर की मिली नहीं है। पर कई बार बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी खराब जो लगती है ऐसी दिक्कतें भी लोग लेकर के आते हैं। जैसे एक किसी वर्कर ने बताया कि उसके फादर किसी कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय थे, 3 साल पहले डेथ हो चुकी है और अभी तक उसको डेथ के जो भी चीज़ें उसके फादर की मिली नहीं है। मैंने उसी टाइम कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, मैं कहा हफ्ते के अंदर इसके ड्यूज सारे दो, नहीं तो हम दे देंगे और तुम्हारे से काट लेंगे। 10 दिन में उसके ड्यूज क्लियर हो गए। क्या बात। 3 साल से लटका हुआ। मैंने उसी टाइम कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, मैं कहा हफ्ते के अंदर इसके ड्यूज सारे दो, नहीं तो हम दे देंगे और तुम्हारे से काट लेंगे। 10 दिन में उसके ड्यूज क्लियर हो गए। क्या बात। 3 साल से लटका हुआ। इट शुड बी लाइक दिस। आप देखिए ना कि अगर आप इस पोजीशन पे हैं कि आप किसी का कुछ भी सवार सकते हैं तो आपको अंदर से कितनी हैप्पीनेस फील होगी। तो कोरोना में फॉर एग्जांपल जी, हमने एस्टिमेट लगाया था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, हमारी कंपनी उस टाइम और छोटी थी, 95 करोड़ का लॉस का एस्टिमेट किया था जी। एस्टिमेट कि लॉकडाउन 3 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, जो भी
तो इतना लॉस आएगा, 95 करोड़ का लॉस का एस्टिमेट था। और फिर डिस्कशन हुई कि खर्चे कैसे बताएं, कंट्रोल करें। सो सारी कंपनियां लोगों को बाहर करी थी। मैंने कहा एक तो बाहर किसी को नहीं करना। फिर लोग सैलरीज काट रहे थे, मैंने कहा सैलरीज भी नहीं काटेंगे। मैं कहा हम लोगों की तो लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहा हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ी में जाते हैं, कोई BMW में जा रहा है, कोई मर्सिडीज़ में जा रहा है, बड़े बड़े घर हैं, EMI की चिंता नहीं हमारे को। इन एम्प्लॉयज़ की हो तो किसी को EMI, किसी स्कूल ने फीस तो नहीं काटी, EMI किसी ने कोई रिलीफ तो नहीं दिया। तो सब उनकी EMI तो जा रही, आप उनकी इनकम काट लोगे। आई थिंक वी वर वन ऑफ द ओनली कंपनीज इन पंजाब, मे बी नॉर्थ इंडिया, जिन्होंने काटी नहीं। मैं कहा जब ऐसी दिक्कत, और मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा 1 साल तक तो चाहे कंपनी बंद हो जाएगी, 1 साल तक तो अपने लोगों को हम खिला सकते हैं। VSS में कितने एम्प्लॉयज हैं? टोटल हमारे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स मिला के 1700। वी पेड एवरीबॉडी फुल। वाओ, एंड इट वाज अ बिग थिंग। बट देखो जुलाई में सडनली थिंग्स टर्न्ड और एकदम से ऑर्डर्स आए। वी वर फुल, वी वर द ओनली कंपनी, सारे वर्कर्स थे जिनके यस, वी हैड रिकॉर्ड प्रॉफिट्स दैट ईयर। क्या बात है। अब देखो ये ऊपर वाला भी क्या जी, करता है। अभी ये ना जो पूरे वर्ल्ड का जो सिनेरियो चल रहा है या लोगों का माइंडसेट जो चल रहा है, खास करके हम वर्कर्स की बात करें तो बड़ी रैंडम और सडन शफलिंग्स हैं, है ना, एक जॉब से दूसरी जॉब में शफल कर जाते हैं। तो इस सिनेरियो में वर्धमान ने अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे एक थां पे टिका के रखा है, सरवाइव कर रहे हैं उन्हीं एम्प्लॉयज़ के साथ? ये आपका बिहेवियर है, कंपनी का बिहेवियर है, या फिर काउंसलिंग्स हैं, या व्हाट इज इट एग्जैक्टली? एक तो वर्क कल्चर जो है, देखो मैनेजमेंट मैं नहीं हूँ वर्कर के लिए। वर्कर के लिए तो उसका फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर, वो मैनेजमेंट जो डेली उसका बॉस है जी, वो है मैनेजमेंट। मैं तो, मेरे साथ तो कम ही इंटरेक्शन होती जी है। जी। सो अगर डाउन द लाइन सबको पता है कि बिहेवियर आपका अच्छा होना है, और हमारे यहाँ बड़ा क्लियर है कि अगर आपने वर्कर के साथ मिस ट्रीटमेंट की, ऑफिसर की जॉब गई। यू कांट मिसट्रीट अवर। डिसिप्लिनरी एक्शन लेना वो अलग बात है। एग्जैक्टली। तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना अलग बात है, आप किसी के डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। जी, हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि आप किसी को काम नहीं आता तो आप काम सिखा सकते हैं, लेकिन किसी को तमीज़ नहीं है तो तमीज़ सिखानी बहुत मुश्किल है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी फैमिली से आती हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने क्या सीखा, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है। आई वुड गिव 70% credit to my mother and 30% to my father. अच्छा, why so? My mother, I think, has a much more, learned person. Spiritual भी मदर ज़्यादा है। फादर तो ज़्यादा काम भी कर रहे थे, बट फादर ने भी कई चीज़ें दिखाई हमें कि बिल्कुल फ्रेंडली घर पे रहना। लोग डरते थे, जैसे मैंने पहली बार सिगरेट पी तो पेरेंट्स को बता सकते थे आराम से। बाकी मेरे दोस्तों में सिगरेट वगैरह पी छुपा के पीते थे। मैंने ड्रिंक पहली बार की, पेरेंट्स को बताया घर पे। पहली बार किसी लड़की के साथ डेट किया, घर पे बताया। तो कोई छुपाने, पहली बार ब्लू फिल्म देखी, वो भी बता दिया कि ब्लू फिल्म देखी। कुछ नहीं कहा? नहीं, कहते ठीक है, नॉर्मल है, वाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये भी अजीब बात है। तो कोई छुपाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। you told me ना कि your mother was so strict. तो स्ट्रिक्टनेस के क्या किस्से हैं? ये थे कि भैया अगर खाना बनाए तो यही खाना है। ये नहीं कि ये पसंद नहीं तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये खाना है, नहीं खाना कोई बात नहीं, पर खाना कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, दैट वे। और भाइयों में डिवाइड भी होता था कि एक बंदा प्लेट लगाएगा, एक भाई टेबल साफ करेगा। वाओ, अभी कितने एम्प्लॉयज हैं घर पे? अभी तो कुछ चीज़ें पर्दे में ठीक लगती हैं, है ना। खैर, मैं मजाक कर रही थी। आपने द गोल बुक की बात करी है ना, तो उसकी जो फॉर्मूलाज हैं आपने VSS में कैसे अप्लाई किए? तो उसमें बड़ी सिंपल चीज़ है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स। वो कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में 2-3 जगह ही बॉटलनेक होता है। आप बॉटलनेक ढूंढो, उसी बॉटलनेक पे काम करो जी, और उस बॉटलनेक को खोलो। सिस्टम की थ्रूपुट बढ़ जाएगी। फिर थ्रूपुट बढ़ जाएगी, कोई और बॉटलनेक आ जाएगा, उसके ऊपर काम करो जी, उसको खोलो, थ्रूपुट बढ़ जाएगा। फिर कहीं और ब्लॉकेज आएगी, उसको ढूंढो, उसको तोड़ो। सिंपल।
पर लोग क्या करते हैं, इधर भी देख रहे 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 हैं, और लोग पूरी दिन बिजी रहते हैं। यानी कि आपको आपका फोकस जो है वो एक जगह पे कहाँ फोकस करना चाहिए वहां पे हो। प्लस लोग सारा टाइम बिजी रहते हैं। आप छोटे छोटे चेक कि भाई कहीं कहते हैं भाई मालिक आए नहीं है, आज पेमेंट नहीं होएगी। जी। मेरे पास चेक आते हैं, मेरे ख्याल 2 करोड़ से ऊपर का चेक आता है, वही आता है मेरे पास। मैं वो भी अब हटाने वाला हूँ कि मैं 5 करोड़ से ऊपर का चेक आएगा तो आए मेरे पास। ये छोटे चेक कोई आते नहीं मेरे पास। क्यों आए मेरे पास? क्यों मैं काम करूं? परचेज डिसीजन हमारे, मैं कोई परचेज डिसीजन लेता नहीं हूँ जी। मेरी टीम लेती है। तो ये सारी चीजें डेलीगेट करो, फिर चेक भी होने चाहिए अच्छे। बट ये क्या मानना है कि मैं बॉस हूं, कि मैं बेस्ट हूं नेगोशिएशन में, बाकी सब बेकार है। बाकी लोग आपसे बेहतर नेगोशिएशन कर सकते हैं कई बार। आपकी स्किल किसी चीज में होगी, एग्जैक्टली। बट आम तो मैंने तो देखा है, क्या बड़ी अप्रोच है। मैंने देखा है मेरे आसपास लोग मेरे से कहीं ज्यादा जानते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि भगवान ने मेरे को 2 कान दिए हैं, आपको पता नहीं कितने कान दिए। तो मैं सुनता हूँ। तो मेरी जो सिफ्त है, क्वालिटी है, मैं कोई अच्छा आइडिया देता है ना, मैं उसको पकड़ लेता हूँ, और उस आइडिया को कैसे डेवलप करना है, उस पर कैसे एक्ट करना है, उसमें आपकी एक्सपर्टीज है। तो मैं तो लोगों से ही पूछता हूँ, बताओ क्या करना है। जब मैं स्टील में आया था नया नया, मेरे को तो कुछ नहीं आता था स्टील का। मैं 2010 में आया, टेक्सटाइल से आया, यही पता था कि इस बिजनेस का फ्यूचर नहीं है। उसके अलावा तो कुछ नहीं पता था मेरे को। कितनी बड़ी बात तो है लोगों से मैंने पूछा, अपने लोगों से, कि भैया आपके सपने क्या हैं। तो उस टाइम पे हमारी कंपनी की टर्नओवर 350 करोड़ से घट के 250 करोड़ पे आ चुकी थी जी, नीचे जा रही थी। और जी। तो लोगों ने कहा कि सर हमारा सपना है कंपनी 10,000 करोड़ की बने। मैं कहा 100 साल में, 50 साल में, 20 साल में, 10 साल में, कहते 5 साल में। मैं कहा ओके। जब मैंने कहा मैथमेटिकली कितना स्टील बनाना पड़ेगा, जी, उन्होंने बताया। मैं कहा ये कैसे बन सकता है, कहते ये मशीन चाहिए होगी, ये चाहिए होगी। मैं कहा ये हमारा प्लान है, अप्रूव्ड। वाओ। मेरे को कुछ नहीं पता था, लोगों ने प्लान बताया, उनका सपना था, उनका प्लान था। You only developed the idea, है ना। 2010 में जैसे मतलब धागा है, धागे के ताने बाने को तो इजीली तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू द मेटल, तो फौलादी चीज है भाई, तपस्या है। उसको मेल्ट किया जा सकता है। तपस्या है, कैसे करिए जब आपको पता हो कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है ना। और जो आपके पीछे पेरेंट कंपनी है उसकी एक्सपर्टीज टेक्सटाइल में है, सो यू नो इट वाज अ बिग डिसीजन, बिग डिसीजन। मतलब आप कहते हैं कि आपने कैलकुलेटिव रिस्क लिया है, पर यहाँ पे कैलकुलेशंस कहाँ थी? यहाँ एक अंदर से बंदे को इंट्यूशन होती है ना कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। नहीं, मेरा हमेशा मानना है कि मैंने अच्छी सोची है, अच्छा काम किया है, मेरे साथ अभी तक अच्छा हुआ है। और जो खराब हुआ उस तरफ मैं भूल जाता हूँ, उसमें ध्यान नहीं जाता जी। तो जो अच्छा किया है, मेरा एस्थमा था, एस्थमा ने भी एक बार मेरी जान बचाई है। आज मैं जिंदा हूँ मेरे एस्थमा की वजह से। हाँ। तो मैं एस्थमा का भी कोई गिला शिकवा नहीं करता। तो ये जो चीज़ है, आम तौर पे टॉप मैनेजमेंट सोचती है कि हर चीज मैं करूंगा, और मैं सोचता हूँ कि टॉप मैनेजमेंट काम नहीं है काम करना, मतलब उल्टी सोच है बाकी लोगों। मैनेजमेंट इज एक्चुअली टू गेटिंग वर्क डन बाय द पीपल। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट इट इज। तो मैं कहता हूँ मेरे को कोई चीज जानने की जरूरत नहीं है, पर मेरे को अक्ल आनी चाहिए कि कौन बंदा सही कह रहा है, कौन बकवास कर रहा है। और कोई चीज आपको 3-4 लोगों से चेक करनी चाहिए कि ये सही कह रहा है, ये नहीं कह रहा है। और वो कह रहा है सही कह रहा है कि ये चीज हो सकती है, मैं पूछता हूँ हर टाइम, मैं पूछता हूँ भाई क्या और हो सकता है, तो ये हो सकता है। और मैं चेक करता हूँ कि इसमें कोई रिस्क तो नहीं है, अगर ये ना हो रिस्क नहीं है कर लो, एक आध चीज गड़बड़ हो जाएगी कोई बात नहीं, वापस कर लेंगे जी, तो रिस्क लो, मैं खड़ा हूं ना। तो ये रिस्क लेना और एनकरेज करना, लोगों को शाबाशी देना, स्माइल करना जी, ये बहुत चीजें बड़ी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जिंदा की बात हूँ, 1988 में तो मेरे को एस्थमा था बचपन से। अच्छा। एंड काफी सीवियर, ऑक्सीजन में भी लगना पड़ता था। आईआईटी का एग्जाम भी बड़ी मुश्किल से दी। जिस दिन आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया, मेरी तबीयत खराब थी। रात को माय फादर टू कॉल एन एम्बुलेंस एंड टेक मी टू द हॉस्पिटल। आई वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर 15 डेज। एग्जाम किसी तरह आईआईटी का दिया उस हालत में। आई वाज लकी कि आई हैड अ गुड रैंक फिर भी, बट ये था। तो एनीवे
आई वॉज MBA का टाइम था 1988 में, समर ट्रेनिंग कर रहा था सिटी बैंक दिल्ली में, कनॉट प्लेस में, जो आपकी वो शीशे वाली बिल्डिंग है ना, जीवन विहार, जी, वो सब, जी, जी। वहाँ पे मेरे पेरेंट्स आए, विजिट कर रहे थे, उन्होंने देखा मेरे को अस्थमा का अटैक हुआ है, मेरी तबीयत खराब है। तो उन्होंने, उस टाइम मेरे पेरेंट्स पटियाला में, मेरे फादर की पोस्टिंग वापस हो गई थी, पटियाला में थे। जी। तो उन्होंने कहा तुम घर आ जाओ। तो मैंने लीव, बॉस से लीव ली और घर चला गया। जी। जिस दिन आना था, मेरी मदर ने कहा तुम्हारे बॉस ने बड़े आराम से लीव दे दी, एक दिन और रुक जाओ। मम्मी, मैंने कहा मैं, ये माँ ही कह सकती है कि बॉस ने आराम से लीव दे दी, एक दिन और रुक जाओ। मैं रुक गया एक दिन, बट आई वॉज नॉट हैप्पी। रात को मैं बस में आया स्टेशन पे, ट्रेन से, बस से कनॉट सर्कल से निकल रहा था, ऑफिस के बाहर वो कनात लगी हुई थी। मैं कहा पार्टी हो रही है, आई मिस्ड अ पार्टी। मम्मी आपने गड़बड़ की। अगले दिन ऑफिस आया तो केओस था ऑफिस में, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। जहां मैं रोज बैठता था, मेरी सीट के नीचे बॉम्ब पड़ा था। 2 लोगों की डेथ हुई। ये ईरानियन टेररिस्ट थे। ये सिटी बैंक था, अमेरिकन बैंक था। तो 88 में ये हुआ था, मेरे अस्थमा की वजह से, और मेरी माँ ने एक दिन रोक लिया था। वाह, क्या बात आई एम अलाइव टुडे। कई लोगों को लगा था कि मैं जैसे ही आया, सबने कहा कि नियरेस्ट टेम्पल जा। कितनी बड़ी बात है। तो एस्थमा जो एक गड़बड़ थी, उसका भी गिला निकल गया कि इससे जान देखिए, बचाई। गॉड्स प्लान है ना। अच्छा, ये जो महावीर जी हैं, इनको मतलब ये आपके कुछ ऐसे रोल मॉडल रहे हैं, या रोल मॉडल आप अपना किसको मानते हैं? मैं अपना रोल मॉडल अपने पेरेंट्स को मानता हूँ। जी जी। स्पिरिचुअली बात करें तो भगवान कृष्ण को। और ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमारे देश में स्कूलों में ये पढ़ाया नहीं जाता। जी। मैंने पहली बार भगवत गीता पढ़ी 40 की एज में, और वो भी गलती से पढ़ी, खरीदी भी मैंने। ये थॉट कहाँ से डेवलप हुआ? बीइंग अ जैन, तो आप नहीं, भगवत गीता की तो मैं तरफ, जैन परिवार में पैदा फिर हुआ। भी क्योंकि ऐसा हमारी कुछ नहीं। पूरी सोसाइटी में, बेशक वो हिंदू हों, सिख हों, तो ये बड़ा मुश्किल है। मतलब मैं भी ऐसा रिलीजन्स में बिलीव नहीं करती हूँ। द स्पिरिचुअल होना, रिलीजियस होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये बहुत ही कम होता है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट होता है कि आप एक रिलीजन के होते हुए आप दूसरी नहीं, चीजें हर पढ़ रहे रिलीजन, हैं। मुझे जैनिज्म में अच्छी चीजें लगती हैं, सिखिज्म में अच्छी चीजें लगती हैं, जी। क्रिश्चियनिटी में अच्छी चीजें लगती हैं, हिंदुइज्म में अच्छी चीजें लगती हैं। हर एक रिलीजन में खराब चीजें भी हैं। अच्छा, फिर भगवत गीता में आपने तो क्या भगवत पढ़ा? गीता पढ़ी जब, इतना मजा आया। मैंने कहा ये चीज पहले पता होती। जी। क्योंकि भगवत गीता में रिलीजन तो है ही नहीं ना, इट इज द वे ऑफ लाइफ। यस, लाइफ की फैंटेसीज हैं, लाइफ की बातें लाइफ हैं। की रियलिटी है। जी। तो इसमें रिलीजन तो है नहीं। अच्छा, फिर मैंने वो मेडिटेशन की है, वो जो विपासना, वो बुद्ध की टेक्निक है। जी जी। उसमें रिलीजन कुछ है नहीं। कोई भी रिलीजन आपका हो, कोई भी धर्म आप कर सकते हो, जी। पर लगने नहीं ये बुद्ध का है, आप नहीं करेंगे। अरे, जी। जैनिज्म इतनी अच्छी चीजें हैं, मैं वो भी कई फॉलो करता हूँ। जी। तो जो चीज़ अच्छी है वहाँ की, अपरिग्रह जैनिज्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अहिंसा है, अपरिग्रह है, नॉन पॉजेसिवनेस। हर एक कोई पढ़ के ज्वेलरी पे ज्वेलरी लादे जा रहे हैं और करे जा रहे हैं। हर एक कोई तो सारा लोग तो बटोरे जा रहे हैं और जमाए जा रहे हैं। क्यों? एक घर है, 5 प्लॉट, 10 प्लॉट, 15 प्लॉट, कितने लेने की जरूरत है? घर चाहिए, ठीक है। आप बोले चलो पहाड़ों में घर लेना चाहिए, पहाड़ों बड़ा घर लेना है, बड़ा घर ले लो। मैं कितने रखने हैं और कितना जमा करना है? एग्जैक्टली। तो ये जो चीज है, तो जैनिज्म में बात करते हैं अपरिग्रह। ये इतना अटैचमेंट नहीं है। हर एक धर्म में ऐसा ही है। तो वही मैं भगवत गीता भी यही सिखाती है। तो मैं क्या, हर चीज में आप, और गीता का सबसे बड़ा जो है कि कर्म करे जाओ, फल की इच्छा ना करो, तो फिर स्ट्रेस ही नहीं होती। एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं जब आप सरेंडर कर देते हैं। तो मैंने ये महसूस किया कि डिजायर जितनी कम हो, ख्वाहिशें जितनी कम हो, आपकी लाइफ में स्ट्रेस उतना कम होता है। ऑफ कोर्स। और ये एक्सपीरियंस किया है। तो मेरी डिजायर बहुत कम रह गई। बकेट लिस्ट होते हैं ना लोगों की, मेरी बकेट लिस्ट आज से 2013 में खत्म हो गई थी।
ऐसा क्यों? एक चीज़ बची थी मेरी उस टाइम पे। मैंने एक बार कहा, मैंने भगवान से, मैंने कहा भगवान ऐसा, मैं जाने का टाइम तो जब तुम उठा लोगे। जी, उसने कौन सा पूछना है कि ले जाऊं? हाँ, पर मैंने कहा ऐसा ना हो कि, मैं कहा एक ट्रैक तो करा दे, ऐसा ना हो कि मैं एक कोई ट्रैक किए बिना चले जाऊं। वाह। तो मेरी ये इच्छा नहीं थी, नहीं बच्चों की शादी देखनी है, अपने दोतियां देखनी है, दोते देख रहे हैं, फिर ये करना है, वो करना है, वो कोई इच्छा नहीं थी। मैं कहा एक ट्रैक कर लूं। ट्रैक किया। कितनी खूबसूरत इच्छा थी, देखिए। और रूपन पास फैंटास्टिक, मजा आया। ट्रैक करके आया, मैंने भगवान को, मैंने कहा भगवान अब जब I'm तेरी, done. आई एम डन, जब तेरी मर्जी है उठा ले, कोई रजिश नहीं है। देखिए पासेस है ना, दर्रे जो हैं वो कितने मजेदार होते हैं, है ना? खौफनाक तो होते ही हैं पर मजेदार बड़े होते हैं ना। पर ऐसा नहीं कि आई बिकम फेटलिस्टिक कि अब तो जिंदगी खत्म होने वाली। पूरे प्लान अगले 20 साल के प्लान बनाए हुए, जी पर प्लान के बीच में जब वो कहे कि भैया अब टाइम आ गया, उठा ले, बिल्कुल। की फर्क पैंदा है। अगर आप नहीं भी करेंगे वो तो भी रुकने वाला नहीं है। Absolutely. अभी आप ज्वेलरी की बात कर रहे थे ना, तो भागवत गीता में एक बड़ा खूबसूरत प्रसंग आता है। कभी कभी जो धर्म गुरुज हैं ना वो सुनाते हैं, वो बोलते हैं राधा जी जो है बहुत ही खूबसूरत है, हमारी महारानी जी बड़ी खूबसूरत है। तो किसी ने उनको पूछा कि महारानी जी को इतने गहने क्यों पहनाते हैं, इतनी ज्वेलरी? बोले ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं कि इनकी खूबसूरती ढकने के लिए हम इनको गहने पहनाते हैं। अरे वाह। तो इतनी स्वीट है। आपकी ये जो किताब है ना, रेडी टू टेक ऑफ, तो जैसे जहाज़ रनवे पे जाता है तो एकदम से तेज़ होता है, फिर उड़ान भर लेता है। तो जब बंदा ज़िंदगी में कुछ करने की फिराक में होता है तो उसको बहुत तेज़ दौड़ लगानी पड़ती है। आपकी ज़िंदगी का रनवे और वो दौड़ किस मोड़ पे आई थी? जब मैं MBA किया जी। IIM में, क्योंकि IIT में ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, फिर मैंने कहा कि, और लोगों के मैं नोट्स फोटो स्टार्ट करता था जी। एग्ज़ाम देने के लिए, प्रैक्टिकल्स भी मैंने खुद नहीं किए, कॉपी किए। अच्छा। एग्ज़ाम में नहीं कोई कॉपी किया, प्रैक्टिकल कॉपी किए। और फिर मैंने कहा ये नहीं। जब IIM में एंट्री की, मैंने कहा अब सचिन, लोग आएंगे तेरे पास नोट्स लेने के लिए। और Then you decided? IIM अहमदाबाद में पूरे 2 साल में 2 क्लास मिस की, बंक नहीं की। वाह। मेरी ट्रेन लेट हो गई थी आने के लिए, क्योंकि मैं जाना पड़ा था कहीं, तो 2 क्लास मिस हो गई। 1 क्लास मिस करने का प्लान था, 1 का लेट थी तो 1 क्लास और मिस, पूरे 2 साल में। यहाँ 1 दिन में 2 क्लास बंक करता था, वहाँ 2 साल में। वाह। सो क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई में मज़ा आया। रोज़ 4 घंटे की क्लासेस थी, 8 घंटे रोज़ पढ़ना पड़ता था जी। 8 घंटे रोज़। डे 1 क्लास, जी। हम इंजीनियर, अकाउंट्स की क्लास है, डिस्कशन होता है कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्यों। मतलब पिछले दिन आपको थ्योरी पढ़नी है, खुद समझनी है, फिर वो सिचुएशन पढ़नी है, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपको थ्योरी की कोई डिस्कशन तो क्लास में होती ही नहीं थी। थ्योरी तो खुद पढ़ के आपको समझनी है, और उस थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है, वो सिचुएशन पढ़नी और उसकी डिस्कशन करनी है क्लास में। तो अगर आप 8 घंटे रोज़ पढ़ो नहीं तो अगले दिन क्लास जाने का फ़ायदा नहीं। वाओ। इंसान को ना 2 टीचर्स हमेशा याद रहते हैं, 2 इंसान, उसका बेहतरीन टीचर और सबसे वर्स्ट टीचर। आपकी ज़िंदगी के ये 2 इंसान कौन थे? एक हमारे आई वुड से सर चक्रवाल थे, मैथ्स के। अभी हैं? तो वो क्लास स्कूल में थे। अच्छा। और फिर आई वुड से प्रोफेसर वोरा मार्केटिंग के थे अहमदाबाद में। तो अगर 2 की बात करोगे तो ये 2 की मैं बात करूँगा। बढ़िया और बुरे? नहीं, दोनों बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया थे। उनकी आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती थी? डेडिकेशन, कमिटमेंट। जी। ये मैथ्स की बात करूँगा, सर चक्रवाल को एक बार क्लास में मैंने आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन दिया, सॉल्व नहीं कर पाए। एनीवे क्लास खत्म हो गई। आपने क्वेश्चन दिया? हाँ। टीचर को? हाँ। तो सॉल्व नहीं कर पाए? क्लास खत्म हो गई, अगले क्लास में चले गए। वो हमारे टीचर नहीं रहे, क्योंकि अगली क्लास में और टीचर। एक दिन मैं कॉरिडोर में जा रहा था, मेरे पास सचित कम या लास्ट ईयर you'd given me this I have found the solution, this is the solution. वंडरफुल। 1 साल बाद। और
जो अगले टीचर थे उनको कोई चीज़ मैंने दी, यही चीज़ कि ये सर ये सॉल्व करना है, सिलेबस में नहीं है, वाई यू डिस्टर्ब, वाई यूज, तो ये फ़र्क देखो। ये प्रॉब्लम है ना हमारे यहाँ, बहुत syllabus बड़ी में प्रॉब्लम नहीं। है। अरे भैया आपको, मैंने अपने बच्चों को सिखाया मैथ्स, और स्कूल में डांट पड़ गई कि दिस नॉट द मेथड आई टॉट यू। मैं कहा चीज़ तो सही है, दे आर नॉट इंटरेस्टिंग, सही है। मैं कहा ये सोल्यूशन बेटर है, क्योंकि हम ये कर रहे हैं, बस यही सही है। तो बच्चों ने कहा पापा आप अपनी सोल्यूशन अपने पास रखो, मेरे को स्कूल में जाना है। और ये सर चक्रवाल 10 on 10 तो देते ही थे अगर चीज़ करेक्ट है, और कोई सोल्यूशन अच्छी लगती थी उनको, वो लिखते थे साथ में गुड या वेरी गुड लिखते थे। वाओ। क्या मार्क्स मिले उसमें गुड या वेरी गुड लिखने, क्या मार्क्स तो पूरे दे दिए उन्होंने, बट साथ में वेरी गुड लिखना कि आई लाइक योर सोल्यूशन। यस, ये चीज़ बंदे को बूस्ट करती है एक्चुअली। ये जो पूरा वर्ल्ड का सिनेरियो ना, इसमें ग्रीन स्टील की जो भी आपने बात करी है और रॉ मटेरियल, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मतलब हम संघर्ष देख रहे हैं कि आगे वाले टाइम में होगा। तो VSS कैसे अपना सर्वाइवल देखता है इन द कमिंग टाइम? आई थिंक VSS का तो अभी प्लान शुरू हुआ है, अभी तो बहुत एक्साइटिंग टाइम्स अहेड है जी। सितारों से आगे जहां और भी हैं है ना? नहीं, एक्चुअली ये ट्रैकिंग की बहुत बार ज़बरदस्त चीज़ है। ट्रैक जब आप कर रहे हो ना, आपको लगता है वहाँ, अरे बाप रे वहाँ तक जाना है, तो करते 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 आप पहुँच जाओ, वहाँ देखते हो उसके पीछे देखते हो और मंजिलें हैं जो पहले नहीं नज़र आ रही थी। जी। तो ऐसे जब धीरे करके आज हम इस मुकाम पे पहुँचे, आज हमारी कंपनी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है जी। आईची हमारी पार्टनर है, जापान से 25% स्टेक है उनका जी। टोयोटा ग्रुप की है, और नई फैक्ट्री लगा रहे हैं हम। आज पैसे की कमी नहीं है, 2,500 करोड़ का नया प्लांट लगेगा जी। और वो कहते, वर्धमान ग्रुप भी कह रहा है कि पैसे लगाने के लिए तैयार है, आईची कह रहा है कि पैसे और चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक से भी मिलने की पॉसिबिलिटी है, बैंक से भी लोन ले सकते हैं जी। आज सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। 2010 में हमारे को था कि कहीं से पैसे नहीं मिल रहे थे। तो पब्लिक ऑफरिंग्स है ना अभी VSS की? हाँ, लिस्टेड कंपनी, सो पब्लिक ओन्स, आईची ओन्स 25%, वर्धमान ग्रुप ओन्स 51%, एंड जनरल पब्लिक ओन्स 24%. Wonderful. And there is a desire of other investors to invest. तो अभी हम जब इशू करेंगे अगले साल, पैसे रेज करेंगे मार्केट से, तो लगभग 800 से 1,000 करोड़ रुपए इक्विटी रेज करेंगे, बाकी बैंक से बोरो करेंगे, बैंक से भी बातचीत चल रही है जी, तो पैसों की, पर ये सिचुएशन चेंज हो गई है। जी। अच्छा, अभी आपका आगे का प्लान क्या है? मोटा मोटा बात करें मोटा है इस प्लांट में, बिजनेस में और जिंदगी में दोनों। इस प्लांट में एक्सपैंड करना जी। इसके लिए एनवायरमेंट अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है। 3 लाख टन की हमारी कैपेसिटी है, वो फुल है। 360 के लिए अप्लाई किया इस प्लांट में। नया स्टील प्लांट लगा रहे हैं हम 6.5 लाख टन का, तो उसके लिए इस साल में मशीनरी ऑर्डर हो जाएगी, ज़मीन भी फाइनलाइज हो जाएगी जी। वो 2,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है जी। फोर्जिंग में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये शुरू में 500-600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, बाद में ये 1100 तक जाएगी, जो कल जिसका नींव पत्थर रखा गया है जी। और स्टील में आज हम ऑटोमोटिव स्टील ही बनाते हैं, नॉन ऑटोमोटिव स्टील भी शुरू करना है। ये सब अगले 10 साल का प्लान है कि हम आज के 2.5 लाख टन से 10 लाख टन की कैपेसिटी पे पहुंचे। जी। टेक्निक जिस तेजी से बढ़ रही है, किसी ने कहा था कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है डे बाय डे कि आज प्रोफेसर क्लास में कुछ पढ़ा के जाते हैं, अगले दिन तक टेक्नोलॉजी बदल चुकी होती है। तो 10 साल के बाद हम क्या ही ये क्यास लगा सकते हैं कि इस सेम मशीनरी से, सेम टेक्नोलॉजी से, मतलब फिर आगे का क्या प्लान होता है? एक बिजनेसमैन जो है वो कितना वर्सेटाइल होता है, कितना विजनरी होता है चीज़ों को लेकर के, भाई ये मुझे मतलब ये ठीक रहेगा, ये रिस्क तो ठीक है। इसलिए आने वाले समय में कुछ तो बेसिक्स रहेंगी जी। तो हम बेसिक्स पे फोकस करके, और कुछ नए मेटल्स आएंगे, नए मटेरियल्स आएंगे, उसकी मैं भूमिका डालूंगा। जो मेरे बाद की मैनेजमेंट आएगी वो आगे ले जाएगी, जो अलग मेटल्स में होगा, एरोस्पेस के लिए और उस तरह के डिफेंस के लिए। जी। ये सब चीज़ों में हमने काम करना है। जी। तो एक तो वो हुआ। दूसरा है कि मेरी उम्र अब 60 की हो गई है,
तो अगले 5-7 साल में कहीं पे मेरे को अपनी नेक्स्ट मैनेजमेंट टीम डेवलप करनी है जी जो मेरे से टेक ओवर करे, जी तो वो भी डेवलप करना है। लोग कहते हैं कि नहीं कुर्सी पे बैठे रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। कुर्सी आपसे ज़्यादा पावरफुल है कि आप कुर्सी से ज़्यादा पावरफुल। कुर्सी ज़्यादा पावरफुल है तब कुर्सी छोड़ी नहीं जाएगी। आप ज़्यादा पावरफुल हो करके आप छोड़ दिया आज। एग्जैक्टली तो छोड़ने के लिए पहले बाकी लोगों को तो तैयार करना पड़ेगा जो आपकी कुर्सी ले सके। एग्जैक्टली तो अगले 6 साल 5-7 साल सबसे बड़ा मेरा ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को तैयार करूं कि मेरे पास 2-3 कैंडिडेट हों जिनमें से किसी को सिलेक्ट करूं जो मेरी कुर्सी ले सके। वंडरफुल, क्या अप्रोच है। आज हमने बड़ी सारी बातें करी हैं और ये नॉवल की तरह इंटरेस्टिंग है, मुझे लग रहा है इतनी फ्लोई कन्वर्सेशन है, मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका। सो वाइंड अप करें। लास्ट चीज जी जो मैं कहूँगा, कोई भी अगर जीवन में सक्सेसफुल हो, जी जो एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज भी 4 तरीके की होती है, जी 4 तरीके करनी जरूरी है। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, इंटरवल एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वाओ और मेडिटेशन इज मस्ट। एंड प्राणायाम। ये चीज़ें अपनी लाइफ में ढालनी ज़रूरी है। जी ये एक जस्ट मैसेज, आई डू दोज थिंग्स, सो जस्ट अ मैसेज टू द यंग पीपल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगली बार फिर मिलूंगी किसी और मौजू के साथ। कहते हैं कि बार बार मिलने के लिए एक बार मिलना ज़रूरी होता है। सो पहली मुलाकात बड़ी अच्छी रही। प्रोग्राम सलीका में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू।